गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने एसए 330 की शुरुआत की थी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। पहले ऑडिटर को क्या करना चाहिए? रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। उसके बाद ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अपने ऑडिट प्रोसीजर प्लान करने चाहिए। ठीक है, दो पैराग्राफ पढ़ भी लिए थे। द ऑडिटर शैल डिजाइन रिस्पॉन्स टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क। आपने रिस्क को असेस कर लिया, कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है। अब उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, उसको पॉइंट करने के लिए, उसको रिजोल्व करने के लिए अब आपको डिजाइन करनी चाहिए ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक बात है। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हुज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, मतलब उसकी डेप्थ, कितने ऑडिट प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करने चाहिए, आर बेस्ड ऑन असेस्ड रिस्क। यहीं तक पढ़ा था, आ गया हूं। क्या क्या चीजें मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में कंसीडर करनी चाहिए? कंसीडर द रीजन फॉर रिस्क। सबसे पहले ये देखो, रिस्क का रीजन क्या है? और फ्रॉड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि आपका जो उधार माल बेचने का और उसके बाद रिकवरी का जो फॉलोअप सिस्टम है ना, वो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैंने किसी को उधार माल बेच दिया है तो उसके बाद टाइमली बेसिस पर उसे क्या करना चाहिए? फॉलोअप करना चाहिए पेमेंट के लिए। और जब पेमेंट आ जाए तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि इस बंदे की पेमेंट आ गई है। आपके यहाँ पर ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। तो कल को मान लो किसी डेटर से पेमेंट आ गई, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या दिखा रहा होगा? वो आज भी डेटर है, जबकि पेमेंट आपके पास आ चुकी होगी। इसकी वजह से दो जगह मिसस्टेटमेंट मिलने के चांस है। एक तो कैश में, कि कैश आ गया और रिकॉर्ड नहीं किया। और दूसरा कहां गलती मिलेगी? डेटर में, कि डेटर की पेमेंट आ चुकी है और हम डेटर को अभी भी क्या कर रहे हैं? ओवरस्टेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंसीडर द रीजन फॉर रिस्क, किस वजह से ये रिस्क अराइज हुआ है। ठीक बात है। फिर उसके बाद उसके चांसेस, इंक्लूडिंग चांसेस, कितने परसेंट चांस है कि ये रिस्क अराइज हो सकता है। ठीक है, ज्यादा चांसेस है या कम चांसेस है। ओके। और उसके बाद में वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक इनटू अकाउंट ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल। उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल बना रखा है, आपके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है। अगर आपको लगता है कंट्रोल ही नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क क्या है? ज्यादा है। सर कंट्रोल है बट वो कंट्रोल मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा डिजाइन, तो इसका मतलब कंट्रोल रिस्क क्या है? ज्यादा है। आपने देखा कंट्रोल है और बढ़िया है, बट अगर वो उस कंट्रोल ने काम नहीं किया तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो कंट्रोल रिस्क क्या है? कम है। बट परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ रिस्क कम है। रिस्क होने के चांसेस कम हो गए। ठीक है। ओके। obtain more persuasive audit evidence, obtain more evidences, the higher risk। अगर ऑडिटर को लगता है रिस्क ज्यादा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वहां पर प्रोसीजर ज्यादा रखने चाहिए। ठीक बात है ना। इसको एक कहानी से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बाय मैनेजमेंट। ये क्या चीज है बेटा? समझिए। टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट को, टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट को अपने स्टॉक को क्या करना चाहिए? काउंट करना चाहिए। गिनो स्टोर में कितनी आइटम पड़ी है, और फिर उसको किससे मैच करके देखो एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी। मतलब एज पर बुक कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी मिली। मैंने पूछा सर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कब करते हो? साल में। ये कहता है वंस, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। साल में एक बार क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। ऑडिटर कहता है देखो कंट्रोल तो सही है तुम्हारा, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो पता लग जाएगा आइटम कम है या ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेट कर सकते हो। बट आइटम जो है ना, महंगी बहुत है आपकी। ऑडिटर ने दो चीजें कंसीडर की। नंबर वन, आइटम इज टू एक्सपेंसिव, और स्मॉल इन साइज है, एंड स्मॉल इन साइज। इसका मतलब क्या है? एक तो आपकी आइटम साइज में स्मॉल है, और
एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर चोरी होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। इस वजह से ये रीजन है, ये क्या है, रीजन है। इस वजह से यहाँ पर हाई रिस्क है किस चीज का, ऑफ थेफ्ट, कि आपके एम्प्लॉय आइटम क्या कर ले जाएंगे, चोरी कर ले जाएंगे। और आप फिजिकल वेरिफिकेशन कब करते हो साल में, सिर्फ एक बार। कंट्रोल तो है, देखो मैंने क्या कहा, कंट्रोल है, रेलिवेंट कंट्रोल है, बट ये लाइक्लीहुड क्या है, ज्यादा है, मैं एक बार करते हो। जबकि मेरे हिसाब से आपका स्टॉक हर महीने क्या होना चाहिए, फिजिकली वेरीफाई होना चाहिए। तो ऑडिटर ने यहां पर क्या कंसीडर किया, सबसे पहले होने का रीजन क्या है, चोरी होने का रीजन क्या है, सर आइटम आपके आइटम एक्सपेंसिव बहुत है और स्मॉल इन साइज है। जैसे कोई कंपनी हार्ड डिस्क बनाकर बेच रही है, अब हार्ड डिस्क जो एसएसडी आती है ना, छोटी होती है बट एक्सपेंसिव होती है। कोई कंपनी वॉचेस बनाकर बेच रही है, तो वॉच क्या होती है, छोटी होती है और एक्सपेंसिव भी है सर, ठीक है। कोई कंपनी मोबाइल बनाकर बेच रही है, तो मोबाइल क्या है, छोटे भी है साइज के अंदर और एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये कुछ आइटम ऐसी होती है, स्मार्ट वॉच आ गई आजकल, ठीक है, कुछ भी इजी टू थेफ्ट है ये, ठीक है। तो आपका ये जो कंट्रोल है ना, एक तो है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं करते सर, हमारे एम्प्लॉय बड़े ईमानदार है, तो आपका तो कंट्रोल रिस्क वैसे ही ज्यादा हो गया। एक करते हैं सर साल में एक बार, तो मेरे हिसाब से सर आपके कंट्रोल को मैंने कंसीडर कर लिया, कंट्रोल ठीक है, उसको कंसीडर करने के बावजूद, तो अब बताओ ऑडिटर ने इसको कंसीडर करते हुए यहां पर ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर अपनी टीम को गाइड करता है कि हमें स्टॉक को क्या करना है, फिजिकली वेरीफाई करना है, फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक। ऑन सरप्राइज बेसिस, ऑडिटर कहता है मैं स्टॉक को क्या करूंगा, फिजिकली वेरीफाई करूंगा, वो भी सरप्राइज बेस पर। तो अब देखो, तो ऑडिटर जो है वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर प्लान करेगा। ये क्या हुआ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप, ठीक है। अब देखो, मैंने रीजन को कंसीडर किया, उसकी परसेंटेज को कंसीडर किया, आपके कंट्रोल्स को भी कंसीडर किया, उसके बाद मुझे अब भी रिस्क हाई नजर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मोर ऑडिट एविडेंस लेने, रिस्क ज्यादा होता है वहां पर एविडेंस ज्यादा लेनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, डाउट है ज्यादा है तो क्वेश्चन ज्यादा लो, तब तक क्वेश्चन पूछते रहो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ, ओके। उसके बाद क्या करें, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एक फैप और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर, ठीक बात है। इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर से क्या पता लग जाएगा, डिजाइन कैसा है, टेस्ट भी तो करना है कंट्रोल को। डिजाइन अच्छा होने से क्या नहीं, सिर्फ काम नहीं बनेगा, वो भी देखना है वो एक्चुअल में ऑपरेशन में है या नहीं है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने कह दिया कि सर हमारा स्टॉक छोटा है, चोरी होने के चांसेस ज्यादा है, हमने इसको एड्रेस किया हुआ है, और हम साल में 12 बार फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, हर महीने क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। अब देखो वही बात, ऑडिटर ने देखा कि यहाँ पर रिस्क ऑफ थेफ्ट क्या है, ज्यादा है, और मैनेजमेंट ने इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रखा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हर महीने का रखा हुआ है। तो डिजाइन तो अच्छा है, अगर कोई भी चोरी होगी तो महीने के एंड पे पता लग जाएगा, बट क्या वाकई में मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन हर महीने करती है, ये चेक करना पड़ेगा। जब मैं ऑडिट परफॉर्म करने जाऊंगा तो जाते ही क्या मांगूंगा, सर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी होगी हर महीने, मुझे 12 के 12 महीनों की क्या दिखा दो, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट दिखा दो। मान लो किसी भी महीने की अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप कंट्रोल्स को इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कब करूंगा, जब मुझे आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनिशियल स्टेज पे क्या लगे हो, अच्छे लगे हो, डिजाइन तो है बट
फॉलो होते हैं या नहीं होते, मुझे ये देखना है। ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है, इंक्लूड, हमें रिस्क असेसमेंट करते हुए सिर्फ डिजाइन नहीं देखना होता, हमें क्या इंक्लूड करना है, एक एक्सपेक्टेशन को इंक्लूड करना है कि कंट्रोल जो है वो ऑपरेशन में है या नहीं है। हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है ना कि डिजाइन भी अच्छा हो और हम में भी होना चाहिए, तो ऑपरेशन में है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट असर्शन लेवल, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफी नहीं है, क्योंकि हर चीज को हम सब्सटेंस में चेक नहीं कर सकते, साथ में क्या चेक करना पड़ेगा, ऑपरेशन में भी है नहीं है, कंप्लायंस टेस्ट। ओके, नीड एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नेचर सॉरी, अब सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात होगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्लियर है, अब मुझे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करनी है। द ऑडिटर शेल, हमें कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कंट्रोल, हमें क्या करना चाहिए, इंक्वायरी। मैनेजमेंट से पूछेंगे क्या आप हर महीने फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, और मैनेजमेंट ने कहा हाँ, स्टोर मैनेजर ने कहा हाँ, ठीक है। हाउ कंट्रोल आर वर अप्लाइड, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किसने किया, स्टोर मैनेजर ने खुद किया है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कभी भी रिलायबल नहीं होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन किससे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदे से होना चाहिए। क्या ये कंट्रोल कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जहां कंसिस्टेंसी टूटी वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। हमने देखा 12 महीने में से सिर्फ 11 महीने फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, तो जिस महीने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ उस महीने के रिकॉर्ड में बड़े ध्यान से चेक करूंगा, क्योंकि वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या थे, ज्यादा थे। बाय हुम एंड व्हाट मींस, कैसे, किसने और कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन किया, पॉइंट समझ में आ गया। अदर कंट्रोल, अदर कंट्रोल का मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल, जब एक कंट्रोल परफॉर्म नहीं होता तो फर्दर उसके आगे जो कंट्रोल उस पर डिपेंडेंट है वो भी परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान लो स्टोर के रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है, फिर फायदा क्या फिजिकल वेरिफिकेशन का, क्योंकि मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करके मैच किससे करना है, रिकॉर्ड से ही तो मैच करना है, जब रिकॉर्ड ही गलत है तो फिजिकल वेरिफिकेशन क्या अंदर मैं फिगर को मैच किससे करूंगा। पॉइंट, इंक्वायरी खाली सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद, सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंक्वायरी नंबर वन, ये वाला। बट क्या सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट है, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अदर ऑडिट प्रोसीजर भी हमें क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। सर वो अदर ऑडिट परफॉर्म प्रोसीजर क्या है, एग्जांपल, इंस्पेक्शन स्टॉक का, कहता हाँ, इंक्वायरी में आंसर क्या रहा है, हाँ, मैं एक बार डॉक्यूमेंट तो इंस्पेक्ट कर लूं, खुद भी मैं रीपरफॉर्म करके देख सकता हूं। एक काम करो, मुझे इस महीने के स्टॉक को खुद फिजिकल वेरीफाई करना है, ये भी अदर ऑडिट प्रोसीजर है। जितने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा क्या मिलेंगे, ऑडिट एविडेंस, और जितने ज्यादा एविडेंस होंगे हमारी अश्योरेंस का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जब मैनेजमेंट स्टॉक काउंट कर रही होगी तो हम भी वहां पर प्रेजेंट होंगे और हम देखेंगे, हमारे सामने देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दोबारा से, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सबसे पहला क्या आया, इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या 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 चीजें चेक करनी है, व्हाट कंट्रोल, आपका कंट्रोल क्या है, हाउ परफॉर्म, आप ये कंट्रोल परफॉर्म कैसे करते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन करते कैसे हो, कब करते हो, व्हेन परफॉर्म, कब परफॉर्म करते हो, और
बाय हुम, किसने परफॉर्म किया, ये सारी बातें मैटर करती है। ठीक है, सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलता, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन भी करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, हमें रिकम्प्यूटेशन भी करना चाहिए, खुद हम फिगर्स कैलकुलेट करके देखेंगे, और ऑब्जर्वेशन भी करना चाहिए। ये क्या है, ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर है जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में परफॉर्म होता है, जिससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो डिजाइन है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल में 8 ऑडिट प्रोसीजर बताए गए आपकी बुक में, उसमें इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकम्प्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस, डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, सॉरी डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंफर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट और एआरपी, ये 8 बताए गए हैं, यहाँ पर 4 बताए हैं, वो आगे आएंगे चैप्टर नंबर 4 में आएंगे। ठीक है, टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे कब करना चाहिए बताओ, एट अ पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट दी पीरियड। एट पर्टिकुलर टाइम भी कर सकते हो। अब देखो बताओ, स्टॉक कब काउंट होता है मैनेजमेंट का, जैसे मैनेजमेंट कहती है हर महीने काउंट करते हैं, कब, हर महीने में कब, कहता है मंथ एंड पे। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ऑब्जर्व करना है कि आप ढंग से स्टॉक काउंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो मुझे कब आना पड़ेगा, मंथ एंड पे आना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर डेट पे चेक कर सकता हूं मैं, पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मंथ एंड पर स्टॉक काउंटिंग होती है, तो भाई अब मुझे तो पर्टिकुलर टाइम पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि जो तुम परचेजेस करते हो सारी के सारी परचेजेस सेंक्शनड है या नहीं है, तो बताओ, इसके लिए मुझे पर्टिकुलर पॉइंट परचेज के बिल को उठा के देख सकता हूं कि उस पर परचेज मैनेजर के साइन है नहीं है, किसी भी परचेज, उसके लिए मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है ना। जब मैं परचेजेस है वो कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसका एग्जांपल, ऑल परचेजेस आर सेंक्शनड। तो जो परचेज के बिल होंगे उसके ऊपर क्या होने चाहिए, परचेज मैनेजर के अथॉरिटी के साइन होने चाहिए। बट मैं ये रूल्स पर, मतलब डिजाइन अच्छे हैं, और मुझे ये देखना है कि भाई ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो या तो मैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करूंगा, अगर वो कंट्रोल परफॉर्म ही एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है तो उस टाइम मुझे वहां पर जाकर ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर वो जो कंट्रोल है वो एक रूटीन नेचर का पार्ट है, कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, सर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन चेक करना और फिर उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में आता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और वही बात सर, ऑडिट के अंदर हमारे पास पॉइंट है, तो फिर सर हम चाहते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। कहता अच्छा, अब बताओ क्या करना चाहते हो। सर ये जो क्लाइंट है ना, इसकी ऑडिट मुझे मिली है 5 साल के लिए। हाँ 5 साल के लिए मिली, 5 साल तक ऑडिटर हो इसके। इस साल मैंने इनके इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन को चेक किया है, हाँ, और मुझे एविडेंस मिला है कि इनका इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर ये ऑपरेशन में है तो फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, कम है, और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम है तो मैं ये वाले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा फर्दर। अगर ऑपरेट नहीं है फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर मैं ये ज्यादा वाले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मतलब मैंने ऑडिट प्रोसीजर की 2 कैटेगरी बना रखी है, कम वाले। ठीक है, अब हम कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, अब बताओ टाइम कैसे बचेगा इससे। क्या सर अगले साल में आया इसकी ऑडिट करने के लिए, अगले, ठीक बात है, और फिर क्या चेक करना है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। मैं क्या सोच रहा था कि ऑपरेटिंग जो इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है पिछले साल वाला ही तो है, तो उसको दोबारा, उसके डिजाइन को दोबारा रिव्यू ना करूं तो टाइम बचेगा, पॉइंट है। हाँ ये बात है,
तो ये कह रहा है क्या मैं पिछले साल के ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किए हैं तो वो इस साल काम आ सकते हैं क्या? whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of control obtained in previous year. ठीक है, एंड इफ सो, और अगर आपको लगता है हाँ वो रेलिवेंट है, लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड दैट में इलैप्स बिफोर रीटेस्टिंग, कितने टाइम तक आप उस कंट्रोल को एज इट इज यूज कर सकते हो और कब मुझे उसको क्या करना है, दोबारा टेस्ट करना चाहिए। ठीक बात है। कंसीडर द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है उसके बाद डिसाइड करना कि पिछले साल के जो एविडेंस लेने हैं या नहीं लेने हैं। सबसे पहले इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कई सारे एलिमेंट होते हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग वगैरह, ये सब क्या वो इफेक्टिव है? हाँ वो इफेक्टिव है। अगर वो भी इफेक्टिव है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल्स को पिछले साल के जो इंटरनल कंट्रोल की आपने स्टडी की थी वो एज इट इज आप इस साल क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। दोबारा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, पिछले साल वाली स्टडी क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी। ठीक है, आगे रिस्क इज मैनुअल और ऑटोमेटेड। जो रिस्क आपको मिला है, जो एरिया आपको मिला है, वो ऑटोमेटेड है या मैनुअल? मशीन परफॉर्म करती है, तो बेटा मशीन तो कंसिस्टेंटली चलती है। जब तो उसका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करोगे, किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करोगे, वो तो काम को एज इट इज परफॉर्म करेगी। किसके काम में कंसिस्टेंसी नहीं होती? मैनुअल। आदमी अपने तरीके के हिसाब से काम करता है बेटा, हो सकता है उसके काम करने के तरीके में क्या आ जाए, गड़बड़ आ जाए। ठीक है, मैनुअल एक्टिविटीज मैनुअल एक्टिविटीज सारी की सारी कंसिस्टेंट होंगी, जैसा आदमियों को लिए रूल बनाए गए वैसे ही फॉलो होते होंगे। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेटा। मशीनों को तुमने जो कमांड दे दी, जब तक मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे उस कमांड को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल अगर मैनुअल एरिया से रिलेटेड है तो आपको रीटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस साल वो फॉलो हुआ होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि इस साल आदमी के दिमाग में क्या होगा पता नहीं। ठीक बात है। इस पॉइंट को एक बार मैं होल्ड पे कर रहा हूं, सीखो। इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कितना इफेक्टिव था? सर कंट्रोल तो पिछले साल में टेस्ट किया था, डिजाइन उसका बेकार था, तो बेकार था तो इस साल मैनेजमेंट ने उसे क्या किया होगा, चेंज किया होगा। तो बेटा स्टडी दोबारा करनी पड़ेगी। लैक ऑफ इन पर्टिकुलर कंट्रोल poses a risk due to changing circumstances। सर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए यानी कि कुछ हालात बदल गए हैं और हालात के साथ हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए, बट मैनेजमेंट ने नहीं बदला। देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर दी पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। टाइम के हिसाब से पॉलिसी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। सर टाइम तो बदल गया बट पॉलिसी क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। इसका मतलब जो कंट्रोल अब है वो आज की सिचुएशन के हिसाब से इफेक्टिव नहीं है। तो भैया स्टडी करो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, रिस्क क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कंट्रोल्स क्या हो गए, आउटडेटेड। आउटडेटेड। अब बेटा अगर कंट्रोल आउटडेटेड है तो वो इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं? कंट्रोल अगर आउटडेटेड है तो इफेक्टिव नहीं है, और इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपको कंट्रोल की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, रिस्क कितना है, हाई रिस्क है। हमने पिछले साल क्या कंसीडर किया था, हाई रिस्क कंसीडर किया था। तो इस साल आपको देखना, एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन दी कंट्रोल। सर कंट्रोल कितने रिलायबल थे, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थे सर। तो इस साल कौन से रिलायबल हो जाएंगे? तो फिर स्टडी करने की जरूरत, इस साल भी हाई रिस्क था, इस साल भी क्या है, हाई रिस्क है। पिछले साल लो रिस्क था, डिजाइन बड़ा अच्छा था, तो अब ये देखो इस साल भी ऑपरेशन में है तो इस साल भी क्या होगा, लो रिस्क होगा। बट अगर वो इस साल रिस्क अगर ऑपरेटिंग में नहीं है तो इस साल क्या हो जाएगा, हाई रिस्क। तो हमें के कंट्रोल हमेशा हमें हर साल स्टडी करने चाहिए। ठीक है, इफ ऑडिटर प्लान टू यूज
ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये सबसे खतरनाक है। अगर आप प्लान करते हो कि सर मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए पिछले साल के ऑडिट एविडेंस को यूज करूंगा, द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश continuing relevance of that evidence by obtaining audit evidence about to previous audit। ये जरूर चेक कर लेना कि इस साल कोई चेंज आया नहीं आया, कि अगर चेंज आया कंट्रोल में तो आप पिछले साल के ऑडिट एविडेंस यूज नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड, प्रीवियस एविडेंस ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस is not suitable या not appropriate। significant changes are made in internal control system during the year। कोई चेंज आया है तो आप पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एविडेंसेस को यूज नहीं करोगे, आपको स्टडी दोबारा करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हमने इंक्वायरी की, हाँ, हमें डेविएशन मिल गया, हमें पता लगा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में दिखा रहे हैं वाकई में फॉलो नहीं हो रहे। व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल आर डिटेक्टेड। अच्छा, ये कौन से कंट्रोल है? जिस पे ऑडिटर रिलाई कर रहा था, भरोसा कर रहा था, ठीक है, भरोसा कर रहा था, डिजाइन अच्छा है, तो ऑपरेशन में अगर होंगे तो बात बन जाएगी। मैंने देखा वो ऑपरेशन में नहीं है, सिर्फ डिजाइन भरोसे लायक है बट हरकतें भरोसे लायक नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दीज मैटर। अब फॉर एग्जांपल हमने नोट किया कि कुछ परचेजेस ऐसी है जो परचेज मैनेजर से सैंक्शन नहीं है, जबकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी परचेज होगी वो परचेज मैनेजर से क्या होगी? सैंक्शन होगी। तो मैंने कुछ परचेज के बिल निकाले और उसमें परचेज मैनेजर का साइन नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं हाई रिस्क कंसीडर कर लूं एक बार कि यहां पर आपने कंट्रोल को फॉलो क्यों नहीं किया। ठीक बात है ना? एक पॉइंट आता है, जैसे हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, इमरजेंसी के केस में हम कई बार रूल्स को फॉलो नहीं करते और उस केस में कंपनी डायरेक्टर को माफ भी कर देती है, अगर आपको याद हो तो, कि चलो आपने रूल फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, हम अपने आर्टिकल्स को चेंज करके इस चीज को रेगुलराइज करते हैं, रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, है ना पॉइंट? हाँ, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंट्रोल बनाए तो गए बट कंपनी को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन के कारण वो रूल फॉलो नहीं किए गए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। तो इंक्वायरी करने से तो पता लगेगा कि कंट्रोल फॉलो क्यों नहीं हुआ। तो मैंने मैनेजमेंट के सामने कुछ बिल रख दिए, मैंने कहा सर बात कुछ पूछना था आपसे। कहता सर बताइए। सर आपकी कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कहता है कि जो भी परचेज होती है वो क्या होनी चाहिए? परचेज मैनेजर से सैंक्शन होनी चाहिए। परचेज मैनेजर कहता है बिल्कुल। सर ये कुछ परचेजेस हैं जिसके ऊपर आपकी सैंक्शन नहीं मिली, ये कुछ परचेज इनवॉइस, नो सैंक्शन। फेक परचेज हो, कंट्रोल इसलिए तो बनाए गए थे ना, कोई फेक परचेज दिखा के कंपनी के खाते में पैसे ना मान दे। सर इस पे सैंक्शन ही नहीं है। डायरेक्ट जो परचेज मैनेजर है वो कहता है सर एक मिनट, आप मुझे तारीख बताओगे, कौन सी तारीख है? कहता सर ये मुझे 3 बिल मिले हैं, मिला है मुझे वो 12 जुलाई का मिला है, और एक बिल मुझे 18 अगस्त का मिला है। ऐसे सपोज करो मैंने 2 बिल दिखा दिए, ठीक है। कहता सर एक बिल 12 जुलाई का, एक बिल 18 अगस्त का है, और अमाउंट बड़ी अच्छी खासी है। परचेज मैनेजर बता देता है कि सर 12 जुलाई को मैं कंपनी के काम से बाहर था,
12 जुलाई को मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ कंपनी के काम से, इसलिए मैंने परचेज को सेंशन नहीं की थी, मतलब मैं यहाँ था ही नहीं, सेंशन कैसे करता, बट ये मेरे नॉलेज में है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, 18 अगस्त। सर 18 अगस्त को मेरा बर्थडे था, इस कारण मैं परचेज सेंशन नहीं कर पाया, नॉट अवेलेबल। ये 2 वजह बता दी मैंने। अब ये कहता है अच्छा अच्छा, अब देखो मैं था नहीं, दोनों ही सिचुएशन में मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, बट परचेज तो होनी चाहिए ना, इमरजेंसी की सिचुएशन में परचेज तो होगी। कहता है अब बताइए, अब क्या मैं इसे ब्रीच ऑफ कंट्रोल मानूं, डेविएशन तो है नहीं, ये कुछ सिचुएशन ऐसी राइज हो गई, तो यहाँ पर अब बताओ मैं क्या जज करूं, कंट्रोल ऑपरेशन में है या नहीं है। तो अब मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, एक काम करो, आपने पहले सेंशन नहीं दी, अब इसको क्या दे दीजिए, सेंशन दे दीजिए, साइन कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब ये डेविएशन नहीं है। तो डेविएशन जब मिलता है इंटरनल कंट्रोल पे, हम स्पेसिफिक इंक्वायरी करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई में ये डेविएशन है या ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जिस केस में कंट्रोल्स को फॉलो नहीं किया गया। देखो, when deviation from control are detected, make specific inquiry to understand the matter and their possible potential consequences। और उसके बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेदर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है भरोसे लायक है। हाँ, भरोसे लायक है। दो ही सिचुएशन में जब परचेज मैनेजर अवेलेबल नहीं था ये चीज हुई थी, क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है अब भी रेटिफाई ना करता। एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे कौन से परफॉर्म करने चाहिए, अब इसी सिचुएशन में मैनेजमेंट ने कहा सर 12 जुलाई को मैं आउट ऑफ टाउन था, 18 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो सर आप आउट ऑफ टाउन थे, कहता हाँ कंपनी काम से बाहर गया हुआ था, तो ट्रेवलिंग की टिकट तो लगा रखी होगी आपने, तो शो मी ट्रेवलिंग टिकट। ट्रेवलिंग हिस्ट्री, कंपनी के काम से गए थे ना, हाँ, अच्छा, रजिस्टर, आप आए नहीं होंगे तो रजिस्टर में आपके हर इंप्लॉई की अटेंडेंस मार्क होती है ना, तो ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है कि मैनेजमेंट सच में सच बोल रही है झूठ बोल रही है, ये एक बार चेक तो करें। हाँ, और उसके बाद में ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको मिला है, क्या मुझे उसे एड्रेस करना चाहिए। अब बताओ, मैंने मैनेजमेंट से रीजन पूछा, मैनेजमेंट ने रीजन बता दिया, मैंने ट्रैवलिंग हिस्ट्री चेक किया, वाकई में वो कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था, और 18 अगस्त को ये कंपनी में उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मैनेजमेंट सच बोल रही है। बताओ क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या उतना ही है, उतना ही है सर। तो फिर क्या मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर पर इसका कोई इफेक्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। irrespective of assessed risk, auditor shall design and perform substantive। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता रिस्क लो है या हाई है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो अप्लाई होंगे। बात यह है कि कम, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर से डिटेक्ट होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होती है, रिस्क असेसमेंट से डाउट होता है, यानी कि चांसेस पता लगते हैं कि कहां पर गड़बड़ होने के चांसेस कम है, कहां ज्यादा है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो परफॉर्म करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फॉर ईच स्कॉट अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, जितने भी मटेरियल अकाउंट्स हैं उन सबको आपको डिटेल में चेक करना ही करना पड़ेगा, वहां पर रिस्क कितना है ये मैटर नहीं करता। हाँ, इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है कि कितना डीप में चेक करना है, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज मस्ट, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगर परफॉर्म नहीं करेंगे हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट, किस चीज की रिक्वायरमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट, ये शो कर रिस्क जो है वो जजमेंटल होता है, असेसमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, जजमेंटल होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेराई करने वाला। हो सकता है एक जगह तुम्हें रिस्क कम लग रहा हो और एक जगह तुम्हें रिस्क ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, अलग अलग बंदे को, मुझे रिस्क नहीं लग रहा, दूसरा ऑडिटर का दूसरा पर्सन सी है जो कहता है यहाँ पर तो रिस्क है, अपनी अपनी जजमेंट है, तो पता कैसे लगेगा कौन सही है कौन गलत है।
यानी कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। डिटेक्ट नहीं होता है, कहीं रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर गड़बड़ मिलेगी, गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है, इसका मतलब वहां पर गड़बड़ नहीं मिलेगी, नहीं नहीं, गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है। अब एक्चुअल में गड़बड़ है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा बताओ? चेक करने के लिए सब्सटेंटिव परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज मस्ट, alone cannot provide sufficient and appropriate audit evidence। पिछले पेज पे लाइन आई थी, इस लाइन को यहां बता दिया। रिस्क असेसमेंट एक जजमेंट है कि यहाँ पर गड़बड़ मिलने के चांसेस कितने हैं, गड़बड़ है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं है। देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इनहेरेंट लिमिटेशन भी पढ़ी थी, जैसे मैनेजमेंट में कर दिया हो, फॉलो ना किया हो, तो कैसे पता लगेगा वो एक्चुअल में फॉलो हुआ है नहीं हुआ है? बाय परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में पहला पॉइंट क्या आएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद फैप। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगला टॉपिक आ गया टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल टीओडी, ये फर्दर क्लासिफाइड है दो चीजों में, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, वेरिफिकेशन होती है अकाउंट बैलेंस। ठीक है, वेरिफिकेशन किसकी होती है? अकाउंट बैलेंस, जैसे कि एसेट एंड लाइबिलिटीज, जैसे फिक्स एसेट को चेक करना। अब फिक्स एसेट थोड़ी है, अकाउंट बैलेंस है। फिक्स एसेट क्या है? एक अकाउंट बैलेंस जो कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, और हमें चेक करना है ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ये सारा चैप्टर 5 में आएगा, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। ठीक है, अब जो फिक्स एसेट है वो वाकई में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है कैसे पता लगेगा? हमें उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। हमें उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक बात है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सैप। ये इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं की जाएगी, ये आपको चैप्टर 4 के साथ समझ में आएगा। जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे, एआरपी पढ़ेंगे, तो ये लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी। बस अभी ये ध्यान रखना, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो, तो हमें वहां पर एआर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कितना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा बताइए, सीधा जाके डिटेल ही चेक कर लें, परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सीधा जाके सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करे या फिर रहेगा? बोलो ना। will be sufficient to reduce audit risk to an acceptably low level, only test, या हम दोनों को कंबाइन करें, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ऑडिटर टू डिटरमाइन। ठीक है, दोबारा समझो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को दो हिस्सों में बांट दिया, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड प्रोसीजर। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या क्या चीजें आती है? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकम्प्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस, कंफर्म, confirmation from third party,
एंड ऑब्जर्वेशन, ये 7 टेस्ट ऑफ डिटेल दे रखे हैं वेरिफिकेशन वाउचिंग में। सैप 8वां है। अब ये कहता है कि पहली बात, क्या सिर्फ 8वां प्रोसीजर परफॉर्म करके ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना सही रहेगा क्या? कहता है ऑडिटर डिटरमाइन करे, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर कौन डिटरमाइन करता है कि मुझे कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। या सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल से काम चल जाएगा ये वाले 7 से? कहता ऑडिटर डिटरमाइन करे। या मैं दोनों मिला दूं, ऑडिटर डिटरमाइन करे। हम तो बस ये कहते हैं जितने ज्यादा ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, जितने ज्यादा ऑडिट एविडेंस मिलेंगे उसके बेस पर आपकी ओपिनियन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी और आपका ऑडिट रिस्क क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए सोच समझ के आपको अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करने चाहिए। असेसमेंट ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क टेक अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कैसे करते हैं? असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि आपका डिजाइन कैसा है, ऑपरेशन कैसा है, उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि रिस्क कितना है। बिल्कुल ठीक बात है। द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर नीड टू बी इंक्रीज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अनसेटिस्फैक्टरी। जब आपको लगे कि कंट्रोल वीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल रिस्क क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हुआ बेटा, बोलो, ज्यादा ही हुआ ना, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई आर एंड सी आर। तो अगर सी आर ज्यादा तो आई आर भी ज्यादा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, हमें वहां पर लेवल ऑफ चेकिंग कम रखना चाहिए, सब्सटेंटिव चेकिंग कम रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए, मोर टेस्ट ऑफ डिटेल, मोर टेस्ट ऑफ डिटेल। और अगर ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, मोर टेस्ट ऑफ डिटेल प्लस सैप। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। इन डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग इज ऑर्डिनरली थॉट ऑफ टर्म ऑफ सैंपल साइज। ये एग्जांपल है कि सैंपल साइज कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, बताओ। अगर आपको लगता है कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हुआ, ज्यादा हुआ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हुआ। तो चेक ज्यादा रखनी है तो सैंपल क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, ज्यादा, सैंपल भी ज्यादा रखना पड़ेगा। कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ज्यादा हुआ, इसलिए चेकिंग का लेवल क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ओके। हाउएवर अदर मैटर्स are also relevant including whether it is more effective to use other selective means of testing। अदर फैक्टर भी है, जैसे सिर्फ सैंपल साइज एक चीज पर डिपेंड नहीं होता, और भी चीजें होती है। वो क्या है, वो अदर मैटर कौन से, ये आपको चैप्टर में समझ में आएगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सैंपल साइज को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपलिंग सैंपल साइज। हम तो ये कह रहे हैं एक फैक्टर रिस्क भी, फैक्टर कहां है वो चैप्टर 4 में समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एस ए 530 करवाऊंगा। एस ए 530 सैंपलिंग का है। पॉइंट समझ में आ गया, आगे आओ। ये यूनिट भी लगभग कंप्लीट। क्या क्या चीज होती है, अभी ये पेंडिंग ही रहेगा, जब लगभग ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी तब करवाऊंगा। आओ, अब आते हैं हम यूनिट 5 में।
3 टॉपिक। मुझे बताओ आज के टाइम में बिना आईटी के, बिना कंप्यूटर के कोई भी बिजनेस हो सकता है? मुश्किल। बिजनेस में कोई भी प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, इवन डिसीजन आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो इट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आईटी एनवायरनमेंट, आईएस एनवायरनमेंट, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ जितने भी बिजनेस है सब अकाउंटिंग कैसे हो रही है? कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। ठीक बात है, वेरी कॉमन टू सी कंप्यूटर सिस्टम इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को देख लो, कंप्यूटर का यूज तो हर जगह हो रहा है। ठीक बात है। की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देखो, एक काम मैं मैनुअल करूं, एक काम मैं कंप्यूटर की मदद से करूं, आपके अकॉर्डिंग कहां पर वर्क ज्यादा होगा? बताओ। मैंने कंप्यूटर यूज ही नहीं करा, तो मैनुअल काम क्या होंगे? ज्यादा। और जहां पर कंप्यूटर यूज करेंगे वहां पर मैनुअल काम क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसका मतलब वहां पर मैनुअल एक्टिविटीज क्या होती है? कम होती है। और सिस्टम ड्राइवन अप्रोच क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी कि कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटेड एक्टिविटीज क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मैनुअल काम कम होगा, एक्टिविटीज क्या होंगी? कम होगी। कंप्यूटराइज एक्टिविटीज क्या होंगी? ज्यादा होंगी। ओके। अच्छा, एक बात हो एक है कि एक आदमी काम कर रहा है और एक मशीन काम कर रही है। अब जैसे जो मैं यहां लिख रहा हूं वो उसी टाइम स्क्रीन पे आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? मशीन से होता है, और मशीन कैसे कर पा रही है? कितना ये सिंपल लग रहा है आपको या मुश्किल लग रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ ऑटोमेशन। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा बिजनेस एनवायरमेंट उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कंप्यूटर को समझना आसान नहीं है बेटा। ठीक बात है। आपने सुना होगा, 3 वर्ड सुने होंगे, नॉन कंप्यूटराइज, सेमी कंप्यूटराइज, फुल्ली कंप्यूटराइज। आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब है इसका? नॉन कंप्यूटराइज का मतलब क्या है? कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा है, मैनुअल। अब आदमी काम करेगा तो आदमी से गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है? और आदमी तो कमीना भी होता है, फ्रॉड भी कर सकता है। मशीनें गलती कर सकती है क्या? नहीं होता। मशीनों के साथ जब तक छेड़छाड़ ना की जाए मशीन तो खुद गलती कर ही नहीं सकती। पॉइंट सब में आया? हाँ। तो यहां पर अगर मैनुअल वर्क हो तो गलती होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, सेमी का मतलब क्या है? कुछ काम मैनुअल होते हैं और कुछ काम ऑटोमेटिक। ठीक है। और एक है कि सारा ही काम किसके थ्रू होता है? सारा का मतलब 100% नहीं है, कि कुछ काम ऐसा है जो आदमियों को ही करना पड़ेगा। इससे इस यूनिट में ये भी आएगा कि ऐसा कौन सा काम है जो भाई साहब आदमियों से ही करवाना पड़ेगा, कंप्यूटर से नहीं करवा सकते आप। ठीक है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? लगभग सारा काम किसके थ्रू होता है? मशीनों के थ्रू होता है। तो कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा? जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूज होते हैं। ठीक है। आगे, तो अंडरस्टैंडिंग आईएस एनवायरमेंट। तो जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो हमें बिजनेस के एनवायरमेंट की क्या करनी होती है? स्टडी करनी होती है। ये वाला पॉइंट मैंने पेंडिंग छुड़वा रखा है 4th यूनिट में। ये वाला पॉइंट मैं भी यहां भी पेंडिंग छुड़वा रहा हूं। अभी ये नहीं करना, ये हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है। अब आपको आना है सीधा सीधा इस पेज पॉइंट पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, आप मोबाइल यूज करते हो? हाँ। मोबाइल यूज करते हो, आपको क्या डर लगता है? डेटा लीक ना? अच्छा, गूगल गूगल पे की बात करते हैं। आप गूगल पे यूज करते हो, क्या डर लगता है गूगल पे करते हुए? गलत नंबर पे ना भेज दूं पैसा, इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, गलत डेटा प्रोसेस ना कर दूं मैं, डर लगता है।
ऐसा भी डर लगता है मेरा मोबाइल उठा के कोई और मेरे मोबाइल से पेमेंट ना कर दे, होता है ना कि मैंने तो पेमेंट करी नहीं। अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, मेरा फोन किसी ने अनऑथराइजली यूज कर लिया, किसी ने मेरा डेटा चेंज कर दिया, बैंक ने। कई बार ये भी डर लगता है ना कि मेरे अकाउंट में 5 लाख है, कल को बैंक वालों ने उसमें 4 लाख लिख दिया, तो मेरे पास क्या प्रूफ है भाई, पीछे से मेरा डाटा किसी ने चेंज कर दिया, तो ये चेंज कैसे हो गया। ठीक है। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज याद है जब मैं आपको वो करवा रहा था कोल्यूजन वाला पॉइंट, कि काम को अलग अलग बंदों में बांट दो, या तो बंदे ही नहीं है, सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू, बांटेंगे कैसे। तो जब कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट की बात आती है ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। कोई अनऑथराइज चेंज कर दे सॉफ्टवेयर में, हैकिंग। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम। अब जीएसटी का रेट क्या हो गया, चेंज हो गया, आपको पता हो तो, बट मेरे सॉफ्टवेयर में आज भी अगर जीएसटी का रेट 28% ही लिखा हुआ है, और जबकि गवर्नमेंट का क्या नया रूल आ गया 18% पे ले आओ इसको, तो मेरा सॉफ्टवेयर बिल कैसे काट रहा होगा 28% के हिसाब से, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कमांड क्या है 28% की, तो गलत है ना वो। पर सर लास्ट सबसे बड़ा डर, मेरा डेटा अगर लीक हो गया तो, सॉरी लॉस हो गया तो, जैसे आपका फोन खराब हो गया तो आपके फोन में डेटा पड़ा उसका क्या होगा, सही बात है ना। तो ये कुछ डर है, रिस्क। तो जहां आईटी का यूज ज्यादा होगा या जहां पर आईटी यूज होगी वहां पर आईटी रिस्क अराइज होंगे। अगर कंप्यूटर यूज करोगे तो कंप्यूटर वाले रिस्क भी तो आएंगे। अगर मैं नेट बैंकिंग यूज ही नहीं करता तो कोई मेरा अकाउंट हैक करके मेरे अकाउंट से पैसा उड़ा देगा, इस चीज का रिस्क है, जीरो है। बट अगर मैं नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूं तो ये रिस्क भी आएगा। ठीक बात है ना। अच्छा मुझे बताओ, जब रिस्क ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है। रिस्क ज्यादा है, अभी क्या पड़ गया है, तो मेरे को सब्सटेंटिव चेकिंग कम करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, इंक्रीज सब्सटेंटिव चेकिंग। रिस्क ज्यादा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर बताओ मुझे, आईटी रिस्क ज्यादा, इसका मतलब आपके कंट्रोल क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल, नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, तभी तो आईटी रिस्क राइज हुआ है। ठीक है। प्रॉपर बैकअप होना चाहिए ना, कि आपका जो सिस्टम बैकअप बना ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आपका कंट्रोल, आईटी कंट्रोल क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। मैंने कहा आपके सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कहता हाँ सर, अनऑथराइज बंदा लॉग इन कर ही नहीं सकता, यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। मैंने वैसे ही रैंडमली लॉग इन करके देखा वो लॉग इन हो गया, तो इसका मतलब आपका सिस्टम क्या है, आईटी रिस्क क्या है, ज्यादा है। और तीसरा इंपैक्ट क्या आएगा, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होता है तो हमें किसको बताना होता है, मैनेजमेंट को बताना होता है। एसए 265 कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सही है। और एक आता है सेक्शन 143, ये आपने पढ़ाई होगा लॉ में, सब सेक्शन 3, कि अगर कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम अगर आपको लगता है वो ऑपरेशन में नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग एडुकेट नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है जी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ये। ठीक बात है ना। ओके, ये चीजें आ गई। अगर आईटी रिस्क है तो 3 चीजों पे इंपैक्ट आएगा, लेवल ऑफ चेकिंग पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा, और तीसरी चीज क्या रहेगी, मुझे रिपोर्ट में भी डालना पड़ेगा। ठीक है, 3 चीजों पे इंपैक्ट है। ये वाला अभी पेंडिंग रहेगा बाद में। अब आते हैं हम डिजिटल ऑडिट पे, लास्ट पेज पर आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। उसका इंपैक्ट क्या है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा डिजिटल ऑडिट। इसकी समरी लिखो पहले, इंपॉर्टेंट है ये 4 नंबर के लिए। ये बिजनेस है जिसकी मैं ऑडिट करने जा रहा हूं। सर बिजनेस में आजकल मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन किसके थ्रू हो रहे हैं, आईटी के थ्रू, आईटी यूज।
बाय बिजनेसमैन। क्यों यूज कर रहा है बताओ बिजनेसमैन आईटी को? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन सेल, बताओ कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर अपॉर्चुनिटी, कन्वीनियंस, भाई एक सिंपल सी बात है। देखो अब लेक्चर जैसे मैं फेस टू फेस भी दे रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी दे रहा हूँ। अब ऑनलाइन में मेरा क्या फायदा है बताओ? एक बार रिकॉर्ड किया, उसके बाद लेक्चर चलते जा रहे हैं। उसके बाद बच्चा कहीं भी बैठा है, मेरा लेक्चर यहाँ से बैठे बैठे वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो कस्टमर को भी फायदा होगा, स्टूडेंट को भी फायदा हो गया, मेरी सेल भी बढ़ेगी और बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर। अगर मैं फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, मैं तो कितने बच्चे मैक्सिमम पढ़ा सकता हूँ? एक 200। अगर मैं ग्लोबल मार्केट को टैप करता हूँ, पूरे इंडियन मार्केट को टैप करता हूँ, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो ये मेरा फायदा है। ठीक बात है। अब ऑडिट करने कौन आएगा साल के एंड पे? ऑडिटर। अभी फर्स्ट पेज पे हमने क्या पढ़ा? जिस बिजनेस के अंदर आईटी का यूज होता है, तो उस बिजनेस के एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो अब मुझे बताओ, इस बिजनेस की जब मैं ऑडिट प्लान करूंगा, परफॉर्म करूंगा, प्लान, परफॉर्म दी ऑडिट, और उसके बाद क्या बनेगी? ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें मेरी ओपिनियन होती है। प्लान करो ऑडिट को, ऑडिट परफॉर्म करो, और ऑडिट रिपोर्ट बनाकर इश्यू कर दो। क्या मैं यहां पर आईटी यूज ना करूं? ऑडिटर कहता है मैं भी यूज करूंगा आईटी को। ऑडिटर कब? प्लानिंग से लेके जब तक रिपोर्ट इश्यू नहीं हो जाती तब तक हर जगह हम क्या करते हैं? आईटी को यूज करते हैं। जैसे मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, सॉफ्टवेयर होता है एक एक्सेल, एमएस एक्सेल। भाई बिना एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का हम ऑडिट ही नहीं कर सकते किसी की भी। हमें कोई डाटा एनालाइज करना, बैलेंस शीट किस में मिलती है? एक्सेल में मिलती है। हमें एआरपी करना है, सैंपलिंग सिलेक्ट करना है, उसके सॉफ्टवेयर आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? CAAT। ये क्या है? कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक। कंप्यूटर की ऑडिट करते हुए हमें कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं। बेटा जो डेटा कंप्यूटर के अंदर है, उसकी ऑडिट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए। उसको मैं मैनुअली कैसे चेक कर लूंगा? ठीक है ना? तो ये क्या है? कुछ स्पेशल तरह के सॉफ्टवेयर है विच आर यूज्ड बाय ऑडिटर। जो सॉफ्टवेयर यूज करता है फॉर द परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग द ऑडिट। अब मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एक चैप्टर जब हम 5 पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि आप चेक करो सेल के सारे बिल है या नहीं। कैसे पता लगेगा सेल के सारे बिल है? कोई बिल मिसिंग तो नहीं है। हर से इनवॉइस के ऊपर नंबर होगा। ठीक है, तो जितने भी इनवॉइस है, मैंने पूछा सेल के कितने बिल काटे हैं, क्या सर हमने सारे बिल दे दो मेरे को। अब वो सारे बिल दे देता है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सबके सीरियल नंबर चेक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। जहां भी सीरियल नंबर मिसिंग हुआ, इसका मतलब बिल मिसिंग है। मुझे वो 25,000 बिल देखने पड़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है? सारे के सारे बिल पीडीएफ में होंगे, क्योंकि आजकल जीएसटी में तो सारे बिल सॉफ्टवेयर में काटने जरूरी है ना, कंपलसरी है। तो मैंने कहा सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी में होंगे। कहता हाँ सर सॉफ्ट कॉपी में। मैं कहता हूँ पेन ड्राइव में डाल के दे दो। सर पेन ड्राइव में डाल के क्या करो? अरे दो तो सही। उसने मुझे पेन ड्राइव में डाल के दिया, मैंने उसे एक सॉफ्टवेयर लोड किया और मैंने क्लिक कर दिया चेक सीक्वेंस, एक ऑप्शन होता है। तो उसने क्या किया? सारे सेल के बिल को शॉर्ट कर दिया इनवॉइस नंबर वाइज, और उसने 5 सेकंड के अंदर ये बता दिया कौन कौन से बिल मिसिंग है जो सीरीज में नहीं है। तो मैंने उसको लिस्ट निकाली, प्रिंट आउट निकाला। मैं कहा सर ये कुछ 7 8 बिल है जो इस सीक्वेंस में मिसिंग है। तो सर इतनी जल्दी कैसे पता लगा दिया आपने? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ने हेल्प करी है मेरी। कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने मेरी क्या करी है? हेल्प करी है ऑडिट करते हुए।
5 मिनट में बता दिया ये 8 बिल मिसिंग है। तो कहते सर हाँ इसमें ये जो बिल है ये कैंसिल हो गए सारे के सारे, माल भेजा था उनको और उसके बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया था। चेक करवाओ भाई, ये 8 बिल लेके आओ जो कैंसिल हो चुके हैं, और फिर दिखाओ जब कैंसिल होगा तो माल वापस आया होगा आपके पास, स्टॉक इनवर्ड में एंट्री चेक करवाओ, और डेटर को आपने क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट नोट इश्यू किया होगा, क्रेडिट नोट इश्यू हुआ, चेक करवाओ, सारी चीजें चेक करवाओ। पॉइंट समझ में आया? तो ये ऑडिटर की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, ऑडिट में। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एंटिटीज आर एम्ब्रेसिंग डिजिटलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना। न्यू टेक्नोलॉजीज आर revamp their operation and rethink the way the business is conducted। बिजनेस करने की सोच ही क्या हो गई है, चेंज। एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस। अब कोई सोच सकता था ऑनलाइन कोचिंग दी जा सकती है। आजकल डॉक्टर भी क्या करते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। कंपनीज आर रिस्ट्रक्चरिंग देयर बिजनेस मॉडल ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स। कंपनीज अपने बिजनेस को क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा तैयार कर रही है। ऑटोमेशन इज द की टू डिजिटलाइजेशन। बिजनेस को क्या कर, ऑटोमेटिक कर दो, डिजिटलाइजेशन कर दो, ठीक है। यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बीइंग मेड बाय ऑडिटर। ऑडिटर कहां पीछे रहेगा, कहां से, फ्रॉम प्लानिंग टू एक्सप्रेसिंग फाइनल ओपिनियन। ऑडिटर भी क्या करता है, आईटी यूज करता है। आईटी की टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एग्जांपल डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग। हालांकि इतना कुछ आपके सिलेबस में दे नहीं रखा, बस नाम दे रखा है। ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो ऑडिटर क्या करता है, यूज करता है ऑडिट की प्लानिंग के दौरान, ऑडिट परफॉर्मेंस के दौरान, और ऑडिट रिपोर्ट से जस्ट पहले। ओके, बाय यूजिंग सच टूल, बाय यूजिंग सच टूल ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन बेटर वे। मैं अपनी ऑडिट और ढंग से परफॉर्म कर पाऊंगा, ठीक है। डिजिटल ऑडिट इज हेल्पिंग ऑडिटर टू बेटर आइडेंटिफाई रिस्क मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो जैसे ही मैंने बताया कि कुछ बिल मिसिंग है, इसका मतलब आपके कंट्रोल्स में गड़बड़ है बॉस, सारे बिल, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। इसी का ही एक पार्ट ये आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ आता है डिजिटल ऑडिट